ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी सर। ओके, so today's topic is analysis of time complexity. अगर हमें कोई भी एल्गोरिथम के कोड गिवन हो या हमें कोई प्रोग्राम का पीस ऑफ कोड गिवन हो तो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज आवर टॉपिक टुडे. So first we will write the method which we are using to calculate the time complexity for a given program. So name of method is क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, जो मेथड हम लोग यूज करेंगे किसी भी एल्गोरिथम या किसी प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना. तो सबसे पहले हम एक सोर्स कोड लिख लेते हैं. एल्गोरिथम फॉर सम प्रोग्राम, जिसमें एक अरे हो कैपिटल ए और उस अरे में टोटल नंबर ऑफ कुछ एलिमेंट्स हो दैट बिलोंग्स टू स्मॉल एन. s equal to 0, maybe some other variables
for loop I equal to 0, I is less than n and I plus plus, s equal to s plus a of I curly bracket close, then return s. तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा सोर्स कोड लिया हुआ है जिसमें एक अरे है, कुछ एलिमेंट्स है, हम उस अरे के एलिमेंट को लूप चलाकर सम करना चाहते हैं और सम को रिटर्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि अगर ये छोटा सा प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होता है तो कितना टाइम लगता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डा उसे किस तरह से कैलकुलेट करती है, राइट। सो हमें पता है कि हम हर एक स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। जो इटरेशन वाली स्टेटमेंट है अगर उसे छोड़ दें तो जो नॉर्मल स्टेटमेंट है उनका एग्जीक्यूशन में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, वो होता है यूनिट ऑफ टाइम। तो इसके लिए ये जो एक स्टेटमेंट है इसको हम कहेंगे इट टेक्स यूनिट ऑफ टाइम और उसको हम डिनोट करेंगे 1 से। क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन एक बार एग्जीक्यूट होता है। यदि हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में i इक्वल टू 0 वाला जो इंस्ट्रक्शन है, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। सो इट विल ऑल्सो टेक यूनिट ऑफ टाइम 1। i इज लेस देन जो n वाली कंडीशन है, यदि आप उसको अगर ध्यान से देखें तो ये 0 से अगर चलती है तो 0 n+1, यहाँ पर n तक तो चलेगा ही, साथ में 0 से स्टार्ट है। तो हमें वो भी कंसीडर करना होता है कि अगर कोई लूप 0 से स्टार्ट है, लेस देन n तक चलता है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो होगी n+1 टाइम। तो i लेस देन n एग्जीक्यूट होगा n+1 टाइम। इसी तरह से i++ की अगर बात करें तो एक बार में ये यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता है। सो इसके नीचे हम लिख देते हैं n टाइम, क्योंकि जितने बार लूप रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, उतने बार i++ होगा। मतलब n कंडीशन के बेस पर i यहाँ पर इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब n की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि i लेस देन n के लिए अगर ये लूप n+1 टाइम एग्जीक्यूट होता है, सो इट विल टेक n+1 यूनिट ऑफ टाइम। और i++ का मतलब ये हुआ कि जितने बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतने बार i++ इंक्रीमेंट होगा। सर ग्रुप में मैसेज आया हुआ है दुष्यंत का, कुछ किसका? दुष्यंत का कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैसेज किया है उसने सर।
कनेक्ट नहीं हो रहा है तब उसको ट्राई करना होगा, नेटवर्क इशू होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। Okay, so I equal to 0, that will execute one time and it will take unit of time 1. I is less than n, it will take n plus 1 unit of time, and I plus plus takes n time. अब हमें इसे एनालिसिस करना है कि 1 n प्लस 1 और n टाइम, इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन होगा। यदि हम मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे विगो नोटेशन में मैंने बताया था कि हम हमेशा ब्रॉडली लेवल पर सोचते हैं कि एल्गोरिथम मैक्सिमम कितना टाइम लेती है। सो इस तीनों क्वांटिटी में अगर हम मैक्सिमम देखा जाए तो n प्लस 1 मैक्सिमम टाइम है। तो हमेशा हम इसको कंसीडर करते हैं कि फॉर लूप i इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस टोटल कितना यूनिट ऑफ टाइम लेगा। सो वी कैन राइट हियर n प्लस 1 यूनिट ऑफ टाइम। फिर अगर s इक्वल टू s प्लस ए ऑफ आई की अगर बात करें तो अगेन क्योंकि i जो है वो n टाइम चलता है, सो ये स्टेटमेंट भी उतने ही बार चलेगा। मतलब जितना n की वैल्यू होगी, n की जो साइज होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर के स्टेटमेंट कितने बार चलेंगे। सो s इक्वल टू s प्लस ए ऑफ आई विल ऑल्सो एग्जीक्यूट n यूनिट ऑफ टाइम और रिटर्न स्टेटमेंट की बात करें तो ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद एक ही बार वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इट विल टेक अगेन यूनिट ऑफ टाइम। आई थिंक कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, यूनिट ऑफ टाइम मीन्स 1। सो इस तरह से हम किसी भी एल्गोरिथम के स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। सो एस इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन हमेशा एक बार होता है और ये एक इंस्ट्रक्शन है, तो एक इंस्ट्रक्शन एक बार में एग्जीक्यूट होता है। सो एक यूनिट ऑफ टाइम ये लेगा। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस में हमें तीनों कंडीशन को एक प्रॉपर एनालिसिस करनी है और इसमें से चेक करना होता है कि मैक्सिमम टाइम किस में जाएगा। तो n प्लस 1 अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर n ऑलरेडी आ चुका है। तो i इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन है, ये एक बार होता है, बट i लेस देन n जो है, जो n की वैल्यू है उससे एक बार ज़्यादा चलेगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई अरे बनाते हैं, अरे में यदि हम कोई वैल्यू रख देते हैं, सपोज 1 2 3 4 5, इसको यदि हमें प्रिंट कराना हो तो इसकी अलग अलग इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4। और यदि हम लूप चलाकर इसको प्रिंट कराना शुरू करें
सो 0 पर कंडीशन ट्रू होगी, 1 पे ट्रू होगी, 3 पे 0 1 2 3 4, और फिफ्थ कंडीशन जो इंडेक्सिंग वाला पॉइंट होगा वहां पर जाकर कंडीशन फॉल्स होती है। तो हमें 0 से लेके फिफ्थ तक, 0 1 2 3 4, फिफ्थ पे जाके कंडीशन फॉल्स होती है। इसका मतलब है कि 0 से लेके फिफ्थ जो भी यूनिट ऑफ टाइम लगेगा वो पूरा टाइम हमें कैलकुलेट करना होता है। तो अगर n की वैल्यू 5 है, यदि हमारे पास अरे में 5 एलिमेंट है, तो हमें 5+1 टाइम लूप एग्जीक्यूट करना होता है, और 5+1 का मतलब होता है 6 टाइम। तो हमारे पास n की वैल्यू अगर 5 है, इसका मतलब अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो 1 टाइम एक्स्ट्रा हमें लूप चलाना पड़ता है। तब हमें देखना होता है कि वो टर्मिनेट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट कंडीशन में भी कंडीशन चेक तो होगी। इस बेस पर हम ये बात करते हैं कि i लेस देन n के लिए अगर 0 से लूप चालू है तो हमें n+1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा i लेस देन n को चेक करने के लिए। i प्लस प्लस जो मैंने बताया कि अगर हमारे पास किसी अरे के अंदर n एलिमेंट है तो i लेस देन n+1 टाइम चलेगा, बट जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो i इन प्लस इंक्रीमेंट, मतलब i प्लस प्लस नहीं होता है। मतलब इंडेक्सिंग की वैल्यू अगर 5 पर कंडीशन फॉल्स हो गई है, अगर i इक्वल टू 5 पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स के केस में इंक्रीमेंट नहीं होता है। अगर फॉल्स हो जाए तो नो इंक्रीमेंट, इसका मतलब है कि i प्लस प्लस भी n टाइम ही चलेगा। सो 1 n+1 एंड n, तो इसमें मैक्सिमम होता है n+1। तो फॉर लूप को हम कंप्लीटली बोल सकते हैं इट विल एग्जीक्यूट n+1 यूनिट ऑफ टाइम। तो इसके एग्जीक्यूशन में जो टोटल टाइम लगेगा वो होगा n+1 यूनिट ऑफ टाइम। और फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि इसके अंदर के जो स्टेटमेंट है ये n टाइम चलेंगे, इसका मतलब n यूनिट ऑफ टाइम इसको लगेगा, क्योंकि फॉल्स के कंडीशन में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, और फॉल्स के कंडीशन में ये जो इसका जो यूनिट ऑफ टाइम है वो है n। सो s इक्वल टू s प्लस a ऑफ i को चलने में भी जो समय लगेगा, जो टाइम लगता है, वो रहेगा n यूनिट ऑफ टाइम। और ये स्टेटमेंट रिटर्न एस है, क्योंकि ये पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद लास्ट में रिटर्न करेगा जो भी एस की वैल्यू होगी, मतलब अरे के एलिमेंट का जो सम होगा 5+4+3+2+1 15, ये जो एस की वैल्यू 15 रिटर्न होगी, तो उसे रिटर्न करने में, क्योंकि ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको यूनिट ऑफ टाइम लगता है। तो इस तरह अगर हम कैलकुलेट करें, इसका यदि हम निकालना स्टार्ट करें कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसमें जो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एन जो हमेशा हम लिखते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम के टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला टाइम फंक्शन एफ ऑफ एन इक्वल टू कितना होगा, तो जितनी भी वैल्यू है हम उसे 1 बाय 1 सम करेंगे। ये 1 प्लस n+1 प्लस n+1, तो इन सबको हमें ऐड करना होता है यहाँ पर। सो हम 1 बाय 1 ऐड करते हैं। 1 प्लस फॉर लूप के लिए हमने कैलकुलेट किया था n+1, उसके बाद s इक्वल टू s प्लस a ऑफ y के लिए हमने कैलकुलेट किया था n, उसके बाद रिटर्न s स्टेटमेंट के लिए हमने कैलकुलेट किया था 1 यूनिट ऑफ टाइम। ये हमें वैल्यू देता है इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट करें तो n+n 2n और 1+1+1 3, सो आंसर विल बी 2n+3। और इसी को हम लिख सकते हैं कि इस एल्गोरिथम का जो ऑर्डर है
यहाँ पर हम n का जो कांस्टेंट है उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मेन है n, सो ऑर्डर ऑफ n। सो इस तरह से किसी भी एल्गोरिथम की का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेजर की जाती है। अब अगर हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है एनालिसिस ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट, कैलकुलेट हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव। सो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो हमारे पास एक वेरिएबल है, एक अरे है कैपिटल ए, एक लूप चलाने के लिए एन है, एक इंस्ट्रक्शन को बार बार अरे के एलिमेंट को सम कराने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल एस है, और एक इटरेशन को रन करने के लिए लूप है आई। सो एस, आई, ए, एन, इतने वेरिएबल्स हमारे पास है। तो इनका जो मेमोरी होगा वही इस एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो ये वेरिएबल जितना मेमोरी लेंगे उतना ही मेमोरी का जो एनालिसिस होगा वो इस एल्गोरिथम के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। सो लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है कैपिटल ए, स्मॉल एन, स्मॉल एस, स्मॉल आई। यदि हम कैपिटल ए की बात करें तो ये एक अरे है, और अरे की साइज, इसमें कितने वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जनरल एन फॉर्मूले एन वर्ड्स के लिए हमने ये लूप लगाया हुआ है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अरे की साइज भी जो होगी वो एन लेके चलेंगे। एन यहाँ पर कंडीशन है, आई इज लेस देन एन। इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास 1 यूनिट ऑफ स्पेस लगेगा। तो एन की जगह पर हम करेंगे 1। एन वेरिएबल को स्टोर होने में 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 यूनिट ऑफ स्पेस लगेगा। और अरे के अंदर क्योंकि एन एलिमेंट है तो ये एन यूनिट ऑफ स्पेस लेगा। एस, अगर एस की बात करें तो ये भी 1 यूनिट ऑफ स्पेस लेगा। अगर आई की बात करें
तो ये एक बार में एक ही यूनिट ऑफ स्पेस लेता है। सो अरे n वैल्यू को रखेगा, इसलिए ये n यूनिट ऑफ स्पेस लेता है। n यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ n की जो वैल्यू होगी वो यूनिट ऑफ स्पेस लेगी, s यूनिट ऑफ स्पेस, और i जो लूप है वो यूनिट ऑफ स्पेस 1 लेता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें अगेन कि इसका जो फंक्शन होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए s से हम रिप्रेजेंट करेंगे s ऑफ n, किसी एल्गोरिथम के स्पेस को एनालिसिस करने का फंक्शन s ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी s ऑफ n इक्वल टू कितना होता है। सो हम इसको कैलकुलेट करें n प्लस 3, सो n प्लस 3। अगेन हम n के कांस्टेंट को ही देखेंगे, इसके सामने कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। सो हम फिर से इस कांस्टेंट को स्किप करते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम ऑर्डर बना देते हैं, ऑर्डर ऑफ n। सो इस एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनी ऑर्डर ऑफ n। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम के लिए ऑर्डर ऑफ m रहेगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n and space complexity is also order of n. सो टाइम और स्पेस हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी हम एल्गोरिथम रहते हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस लूपिंग में गिवन हो, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगेन हम कॉम्प्लेक्सिटी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना चाहते हैं, एनालिसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम हमारे पास है, ऐड करना है। इस बार हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और हर एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है। सो ए बी एन। फिर से हम इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर i इक्वल टू 0, i is less than n and i plus plus, again एक inner loop for variable j equal to 0, j is less than n and j plus plus,
देन एक वेरिएबल सी आई कॉमा जे इक्वल टू फर्स्ट अरे ए ऑफ आई जे प्लस अरे सेकेंड अरे बी ऑफ आई जे। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एंड एल्गोरिथम का मेन ब्रैकेट क्लोज। सपोज हमें कोई इस तरह के एल्गोरिथम गिवन है जिसमें हमारे पास दो अरे है ए और बी, और हर एक अरे में टोटल एन एलिमेंट स्टोर्ड है। हम उन दोनों अरे के एलिमेंट को वन बाय वन सेव करना चाहते हैं, मतलब सम करना चाहते हैं, और उसको हम तीसरे अरे सी में स्टोर करना चाहते हैं। सो इसका यदि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करना हो, कैलकुलेट करना हो कि इस एल्गोरिथम को कितना यूनिट ऑफ टाइम लगता है सॉल्व होने के लिए, तो उसका जो तरीका होगा, अगेन अगर हम फॉर लूप की बात करें, सो आई इक्वल टू 0 यूनिट ऑफ टाइम, आई इज लेस देन एन, क्योंकि लूप 0 से चलता है, एन लेस देन तक चलेगा, तो फॉल्स वाली कंडीशन जो बनेगी अगेन एन प्लस वन टाइम पर बनेगी, और आई प्लस प्लस के लिए एन टाइम। तो एन यूनिट ऑफ टाइम, एन प्लस वन यूनिट ऑफ टाइम, एन वन यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से मैक्सिमम अगर देखें तो एन प्लस वन, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है एन प्लस वन यूनिट ऑफ टाइम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एन प्लस वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए। अब अगर n प्लस वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, जो इनर लूप है, वो हर बार n के लिए तो चलेगा ही। अगर ये n प्लस वन के लिए चलता है तो उसके अंदर के हर एक स्टेटमेंट n टाइम के लिए तो चलेंगे। n यूनिट ऑफ टाइम के लिए ये स्टेटमेंट, और इसी तरह से ये वाला स्टेटमेंट भी n यूनिट ऑफ टाइम तो चलेगा ही। फिर अगर हम इस फॉर लूप की बात करें कि ये तो n प्लस वन के लिए इनर फॉर लूप n टाइम तो चला, और इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन n टाइम चला, बट अगर हम फॉर लूप इसकी बात करें तो इसका भी अपनी एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन को भी अगर देखें तो j की वैल्यू 0 है, j इज़ लेस देन n है, और j प्लस प्लस है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम जो टाइम है अगर देखा जाए तो j इक्वल टू 0 फिर से यूनिट ऑफ टाइम लेगा, j इज़ लेस देन n, n प्लस वन यूनिट ऑफ टाइम लेगा, और जो j प्लस प्लस है वो n यूनिट ऑफ टाइम लेता है। तो तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा n प्लस वन यूनिट ऑफ टाइम। सो n प्लस वन यूनिट ऑफ टाइम इनर लूप अपने एग्जीक्यूशन में लेता है, और इस इनर लूप के कारण ये स्टेटमेंट अगेन n टाइम चलेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक एल्गोरिथम है जहाँ पर हम दो अरे के एलिमेंट को सम करना चाहते हैं। एक अरे ए है जिसमें टोटल n एलिमेंट है, और एक अरे बी है जिसमें टोटल n एलिमेंट है। आउटर और लूप फॉर लूप जो रहेगा, अगर वो n प्लस वन टाइम चलता है तो उसके लिए उसके अंदर के जो स्टेटमेंट है, भले वो चाहे लूप हो या कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हो, वो n टाइम चलेंगे, क्योंकि n प्लस वन जैसे ही होगा
इंक्रीमेंट नहीं होता है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट रन नहीं होते हैं और फॉल्स की कंडीशन है n+1। इसका मतलब है कि n+1 के लिए उसके अंदर के स्टेटमेंट n टाइम तो चलेंगे ही। मतलब अगर कोई लूप 5 टाइम चलता है तो 5 टाइम पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 4 टाइम तक उसके अंदर के इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट होते ही है, राइट। तो अगर ये फॉर लूप जो आउटर फॉर लूप है वो n+1 यूनिट ऑफ टाइम चलता है तो उसके अंदर के जो स्टेटमेंट होके वो n टाइम चलते हैं, फाइन। फिर हम अगर अंदर वाले लूप की बात करें कि अंदर का एक इनर लूप है, उस पर भी कुछ कंडीशंस लगी है और उस पर डिपेंडेंट है उसके अंदर के स्टेटमेंट, तो इसमें भी टाइम तो लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, फिर से हम उसी पैटर्न में फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। j=0 पर काउंट किया कि इसको यूनिट ऑफ टाइम लगेगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन एक ही बार होगा। j<n को अगर एनालिसिस करें तो n टाइम तो ये लूप चलेगा ही, बट 0 से स्टार्ट है तो 0 से लेकर n तक करते हैं तो हम लोग n+1 हमारे कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो j<n जो है वो भी n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये भी यूनिट ऑफ टाइम n+1 लेगा, और जो j++ है वो n टाइम चलेगा। तो उसमें से हमें फिर से मैक्सिमम लेना है जो होगा n+1 यूनिट ऑफ टाइम। और जब ये n+1 यूनिट ऑफ टाइम अगर कोई लूप लेता है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट वापस से n टाइम चलते हैं, क्योंकि n+1 वाला जो सिचुएशन है वो फॉल्स की कंडीशन बन जाती है और फॉल्स के केस में अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। तो इस तरह हम इसका हर एक स्टेटमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये कितना यूनिट ऑफ टाइम लेता है। और फिर जब हम इसको फंक्शन के पैटर्न में लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि फंक्शन f(n) जो गिवन एल्गोरिथम है उसका एक टाइम फंक्शन f(n) इक्वल टू कितना होना चाहिए। सो सभी वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए, n+1 फर्स्ट जो आउटर फॉर लूप था वो n+1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ था, प्लस इनर फॉर लूप n+n+1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे n+n+1 टाइम, n×n+1 क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा। लेट्स मेक इट साइन मल्टीप्लिकेशन, राइट, प्लस जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो n×n मतलब n² टाइम। यहाँ पर ये स्क्वायर है तो आप इसको ध्यान रखें, स्क्वायर है ये। कंप्लीट अगर हम देखें कि इस एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी f(n) जो फंक्शन है वो कितना आंसर निकालता है, इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस ऑर्डर में होगी। सो f(n) इक्वल टू n+1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस इस n का मल्टीप्लाई आप अंदर करो तो n² प्लस n। यदि ये n इस n+1 में जाएगा अंदर तो आंसर आएगा आपके पास n² प्लस n, और हमारे पास n² ऑलरेडी है। सो n+1 एज इट इज, n का मल्टीप्लाई n+1 के साथ, सो n² प्लस n, और n² ऑलरेडी हमारे पास है तो यहाँ पर n2 से आप कंफ्यूज नहीं होना। सो f(n) इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे जो पावर वाली है, n² प्लस n², दैट इज 2n² प्लस, उसके बाद हम
2n स्क्वायर प्लस हमारे पास n 2 बार है, सो 2n प्लस 1 एक ही टाइम है, सो 1। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा, अब हमें ऑर्डर बनाना है कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसका ऑर्डर ऑफ n क्या लिख सकते हैं। सो ऑर्डर हमेशा हम n की मैक्सिमम पावर ही लिखेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास 2n समथिंग आया था तो हमने n को लिखा था, स्टार्टिंग के कोफिशिएंट को हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर n स्क्वायर यहाँ का मैक्सिमम ऑर्डर है जिसके अंदर ऑलरेडी n आ चुका है। सो हम यहाँ पर n स्क्वायर को हम ऑर्डर बना देंगे क्योंकि यही जो है टर्म्स जो मैक्सिमम यूनिट ऑफ टाइम लेने वाली है। सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यहाँ पर इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। अब अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें, यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हमें मेज़र करना हो तो अगेन हम इस एल्गोरिथम में जितने वेरिएबल्स हैं उनको हम लेना स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास एक अरे है A, एक अरे है B, एक तीसरा अरे है C, उसका सम, और एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल है n, एक I है लूप चलाने के लिए, और एक है J। इतने वेरिएबल्स हमारे पास है जिसको यूज करके हम दो अरे के n एलिमेंट को सम कर रहे हैं। अब क्योंकि दो अरे है n क्रॉस n साइज के हैं, सो इसका जो वेरिएबल्स होगा वो n क्रॉस n होगा क्योंकि एक अरे n का है। सो यदि आप अरे ऑफ a ऑफ I देखें, यहाँ पर इस कंडीशन को अगर देखें, सो n टाइम ये चलते हैं, सो n इंटू n। सो एक अरे में टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए, n इंटू n। इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। सो फर्स्ट अरे हमारे पास n इंटू n साइज का बनेगा, उसमें टोटल जो वर्ड्स होंगे वो होगा n स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा जो अरे है b, उसमें भी सेम कैलकुलेशन होगा क्योंकि उसमें भी हम i और j को ही चला रहे हैं, और i भी n टाइम है, j भी n टाइम है, सो n वर्ड्स वो स्टोर कर सकता है। सो इसको भी हम स्पेस में इस तरह लिख सकते हैं n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर। इस तरह से c भी एक अरे है जिसके अंदर i और j के टर्म्स में वेरिएबल्स मैनिपुलेट हो रहे हैं। सो इसको भी हम i क्योंकि n वर्ड्स स्टोर करेगा और j भी n वर्ड्स स्टोर करेगा, सो अगेन ये जो टोटल वर्ड्स ऑक्युपाई करेगा दैट इज n स्क्वायर। n की बात करें तो n यहाँ पर एक कंडीशन है जो एक ही स्पेस को लेगा, मतलब यूनिट ऑफ टाइम लेगा, यूनिट ऑफ स्पेस लेगा। सो n इक्वल टू 1। i भी यहाँ पर एक वेरिएबल है जो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है, सो अगेन इट विल टेक 1 यूनिट ऑफ स्पेस, और j भी यहाँ पर एक वेरिएबल है जो लेता है यूनिट ऑफ स्पेस। सो मेन यहाँ पर 3 अरे थे इसलिए हमने n क्रॉस n के अरे हैं इसलिए हम इसको ले सकते हैं n स्क्वायर, क्योंकि एक अरे दो i और j से मिलकर बनता है, एक i से और j से, और i और j
अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यू को या वर्ड्स को स्टोर कर सकते हैं। सो एन इंटू एन, एन स्क्वेयर। बी अरे की साइज होगी एन स्क्वेयर, सी अरे की साइज होगी एन स्क्वेयर। एन आई जे यहाँ पर लूपिंग के लिए यूज़ किए हैं। सो यहाँ पर ये यूनिट ऑफ स्पेस लेते हैं एक एक वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर एक समय पर एक ही वर्ड्स आएगा। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करें कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं। सो एस ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस वन प्लस वन प्लस वन। थ्री। सो ये हमें आंसर देगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर गिवन एल्गोरिथम इक्वल टू 3n स्क्वेयर प्लस e। सो अगेन हमें इसका ऑर्डर बनाना है। ऑर्डर ऑफ कितना होगा। सो n की मैक्सिमम वैल्यू इसका स्क्वायर में है, इसके कॉफिशिएंट को हम छोड़ देंगे। n स्क्वायर इसका बन जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इस एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके। ओके, अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। इसके हम एक दो एग्जांपल और लेंगे ताकि आप अलग अलग तरह से इसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि कब हम ऑर्डर ऑफ एन लिखें, कब हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लिखें, या टू एन स्क्वायर या एन क्यूब। सो दो तीन एग्जांपल और है मेरे पास, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ताकि आप समझ पाओ कि अगर कोई टाइम फंक्शन गिवन होता है एफ ऑफ एन के रिस्पेक्ट में, तो वो फंक्शन ऐसा क्यों लिखा है ये आपको क्लियर होना जरूरी होता है। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम एफ ऑफ एन को टाइम फंक्शन बोल रहे हैं और एफ ऑफ एन की वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे यहाँ पर टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन आई है, तो इसी को हम फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी। अगर कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन एस ऑफ एन गिवन है, तो एन स्क्वायर या थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री है, तो ये किस तरह से आया है। तो इसका आंसर ये होगा कि जो एल्गोरिथम गिवन होती है उसमें हम यूनिट ऑफ टाइम को मेज़र करना स्टार्ट करते हैं, तो इससे हमें टाइम फंक्शन मिल जाता है। और अगर हम उसके स्पेस मतलब उसके वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। दोनों ही एक पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं और पॉलिनोमियल का जो भी सोल्यूशन होता है उससे हम ऑर्डर बना देते हैं। और फिर ये ऑर्डर अभी ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि ये बिगो नोटेशन है या थीटा नोटेशन है या ओमेगा नोटेशन है, ये केवल ऑर्डर बताता है, डिग्री बताता है कि ये पॉलिनोमियल जो फंक्शन है ये मैक्सिमम कितना लेंदी है, इसकी ग्रोथ क्या है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ग्रोथ हो रही है, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बताता है। तो इसकी जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ है वो एन स्क्वायर है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो ऑर्डर है वो एन स्क्वायर है। ऑर्डर को हम डिग्री भी बोल सकते हैं।
सो डिग्री ऑफ एन स्क्वायर, डिग्री ऑफ एन स्क्वायर, इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी ऑर्डर ऑफ एन, और यहाँ पर हम इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ एन। इसी तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिग्री ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ एन। आगे चल के हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि यदि हमें बिगो नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऑर्डर की जगह पर हम कैपिटल ओ बना सकते हैं। यदि हमें ओमेगा नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो ओमेगा ऑफ एन बना सकते हैं। थीटा नोटेशन में करना हो तो थीटा ऑफ एन बना सकते हैं। बट उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है, अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगी तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज हम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करके केवल ऑर्डर ऑफ एन लिखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि इससे हम डिग्री बनाना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना। सो आई होप तो आपको दो एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि किसी भी एल्गोरिथम को एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके टाइम, उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। बाकी फिर एक बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो उसको आप एक मोटे मोटे तौर पर एक उसका एनालिसिस कर सकते हो। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर जो इनर स्टेटमेंट है वो भी कुछ नंबर ऑफ इटरेटिव होते हैं और वो कुछ यूनिट ऑफ टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। बट यहाँ पर ब्रॉडली लेवल पे देखा जाता है कि मैक्सिमम कौन सा टाइम होगा। ओके, सो कोई डाउट हो तो आप पूछो, वरना फिर मैं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं। किसी को डाउट है? अस्मिता, धर्मिष्ठा, दुष्यंत? दुष्यंत क्लियर है? जकी, हिमानी? हाँ सर, क्लियर है सर, क्लियर। ओके, कृतिका, प्रिया, साहना? हाँ सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर। राइट। थोड़ा एनालिटिकल है ये, थोड़ा एनालिसिस है, यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल इस तरह से नहीं होता है कि आप डायरेक्टली हर एक टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो। बट आपको थोड़ा सा एनालिसिस टर्म्स में सोचना पड़ता है एल्गोरिथम में, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इजी से इजी वर्डिंग्स में आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप किसकी बुक पढ़ोगे तो आपको हो सकता है समझ ना आए। तो आप इससे बेसिक तैयार करना, उसके बाद आप बुक प्रेफर कर सकते हो, बुक से रेफर कर सकते हो। ओके ओके, सो क्लोज करता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, बाय। ओके।